ऑक्साइड बताए थे। हमने इसके प्रॉब्लम्स बताए थे बहुत सारे। पहला क्या बताया था, लंग्स में प्रॉब्लम्स होगी। दूसरा हमने क्या बताया था, इसमें मैथ हीमोग्लोबिन बनाएगा। कौन सी बीमारी करेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम बनाएगा। तीसरा तो क्या बताया था इसमें, ये ओजोन की लेयर को तोड़ेगा। चौथा क्या बताएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग करेगा। फिर एक हमने बताया था ग्लोबल वार्मिंग के बाद, और क्या बताया था, ये स्मोक बनाएगा। स्मोक देखिए जैसे क्या है स्मोक में, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर और ओजोन। इसको क्या बोलते हैं, इस स्मोक को क्या बताया था, ये वाला फोटोकेमिकल स्मोक जो था सबसे पहले दुनिया में कहाँ से देखा गया था, ये देखा गया था कहाँ पे, लॉस एंजलिस। इसीलिए लॉस एंजलिस स्मोक इसको कहते हैं। और ये हमेशा कहाँ बनता है, दिन के समय बनता है, जब लाइट रहती है तभी बनता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने बता दी थी। उसके बाद इसका स्रोत बता दिया था। स्रोत मोस्टली इसका क्या होगा, स्रोत नाइट्रोजन का वेस्ट, नाइट्रोजन के जो पोल्यूटेंट्स है उनका स्रोत जो होगा लेदर इंडस्ट्रीज होगी, लेदर इंडस्ट्रीज, जो चमड़ा बड़ा जो होता है उसको जलने से। ठीक है, ये सब बता दिया था। तीसरा पोल्यूटेंट क्या बताया था, सल्फर का ऑक्साइड। अच्छा, सल्फर का ऑक्साइड में क्या हमने बताया था कि इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया था, लंदन स्मोक। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से जो होता है ये क्लासिकल स्मोक होता है, और क्लासिकल स्मोक को ही क्या बोलते हैं, लंदन टाइप स्मोक बोलते हैं। चौथा क्या बताया था, इतना बता दिया था ना, और कुछ बताया था, अच्छा कहाँ तक हो गया, जरा आपको दिखाओ पहले। सल्फर डाइऑक्साइड हुआ था क्या, अब लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अगला पोल्यूटेंट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी ये, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स में कैसे होता है, जैसे आपने देखा ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन प्रोपेन, ये 10। आपने देखा होगा कि जो गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर नहीं 8 रहेगा, देखो जैसे ये है, इसकी देखो पहले देखो 3 कार्बन कर ले, प्रोपेन, प्रोपेन होगा, और प्रोब्यूटेन, उल्टा लिख दिया।
देखो पीछे दो आदमी होगा, ठीक। ये प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक, प्रोपेन ब्यूटेन लिखा है प्रोपेन ब्यूटेन, ये तो था ब्यूटेन और प्रोपेन हम लिखवा रहे हैं ना, प्रोपेन ब्यूटेन लिखवा रहे हैं, नहीं समझ। अरे हमने कहा हाइड्रोकार्बन, मतलब ये हमारा कहने का मतलब है कि जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, बस जो ऐसे पॉल्यूटेंट काम करता है, जो प्रदूषण, यानी जो प्रदूषण करता है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा, प्रोपेन ब्यूटेन। पहली बात हम गैस सिलेंडर लेते हैं तो गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, पहले बार ये पूछा था। जो गैस आप लाते हो, एलपीजी लाते हो, एलपीजी में कौन सी गैस रहती है? देखो सबसे ज्यादा अमाउंट में ब्यूटेन रहती है, फिर उसके बाद ये रहती है, तो सबसे ज्यादा ये रहती है, ये रहती है। देख लीजिए जो गैस सिलेंडर में सबसे ज्यादा गैस ब्यूटेन होती है पहले नंबर, फिर प्रोपेन। पूछा गया से कई बार कि गैस सिलेंडर एलपीजी में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है, तो क्या बताओगे, ब्यूटेन। एलपीजी में यूज होती है, लीजिए ये दोनों गैसेस एलपीजी में प्रयोग होती है। लिख लीजिए ये गंध रहित होती है, गंध रहित, ये गंध रहित होती है। गंध रहित का मतलब इसमें कोई बदबू नहीं होती है। अच्छा, इसमें गंध पैदा करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल किया जाता है? जैसे आप देखते हो जब गैस लीक होता है तो बदबू आती है। रियल में जो एलपीजी की जो गैस है इसमें कोई बदबू नहीं होती है। तो अब सवाल उठता है जब लीक होता है तो हल्की सी बदबू आती है, कैसे आती है? उसके लिए इस एलपीजी में अलग से गैस डाली जाती है जिसका नाम होता है मेथाइल मर्कैप्टॉन। मेथाइल मर्कैप्टॉन लिख लीजिए। गंध पैदा करने के लिए एलपीजी गैस में या एलपीजी सिलेंडर में गंध पैदा करने के लिए एलपीजी सिलेंडर में गंध पैदा करने के लिए एक गैस मिलाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? मेथाइल मर्कैप्टॉन। ये कई बार पूछा गया है। जब गैस लीक होती है तो हम लोग कहते हैं लीक हो रही है, तो उस कौन सी गैस की वजह से लीक हो दुर्गंध आती है? मेथाइल मर्कैप्टॉन। मेथाइल मर्कैप्टॉन आगे लिख लीजिए मेथेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पढ़ा है ना, तो ये दो हमने क्या बताया एलपीजी में। अगर देखो ऑप्शन में आ जाए एलपीजी में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है तो क्या बताओगे? ब्यूटेन। अब लिखिए मेथेन लिख लीजिए। मेथेन लिख लीजिए। मेथेन एक प्राकृतिक गैस है
सीएनजी में इस्तेमाल होता है ना, लिख लीजिए सीएनजी नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस है, जैसे सीएनजी में तो नाम क्या है, सीएनजी हम लोग भराते नहीं, गाड़ियों में सीएनजी है ना, क्या भराते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये नेचुरल गैस कौन सी है, समझ आ गई बात? जो जैसे आप जाते हो आजकल गाड़ियां हैं सीएनजी वाली, तो सीएनजी जो बनाते हैं गैस कौन सी है, ये सीएनजी। इस सीएनजी का नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी है, आगे लिख लीजिए, प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है, प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, क्लियर होगी बात। शेल गैस देखिए, शेल गैस ये कौन सी गैस होती है, कहाँ थी, ये देख के हो गया। शेल गैस क्या है, यही मीथेन जब पहाड़ों के नीचे दबी रहती है, जो चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के बीच में पाई जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, शेल गैस। दबी मीथेन गैस, ये होगी बात। गोबर गैस, मार्स गैस, इन सब गैसेस में मुख्य गैस कौन सी होती है, सब मीथेन। लेकिन नेचुरल गैस मीथेन, मीथेन में क्या मुख्य गैस पाई जाएगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्य गैस कौन सी पाई जाएगी, मीथेन पाई जाएगी। शेल गैस में कौन सी गैस पाई जाएगी, मीथेन पाई जाएगी। शेल गैस कहाँ पाई जाएगी, चट्टानों के अंदर दबी हुई जाती है। गोबर गैस, मार्श गैस, मार्श का मतलब दलदल, जो दलदली दलदल जगहों पाई जाती है उसको कहते हैं मार्श गैस। तो आप देखिए सारी गोबर गैस, मार्श गैस में कौन सी गैस पाई जाएगी, मीथेन पाई जाएगी। लेकिन क्वेश्चन लिख लीजिए, कोयले की खदान में, कोयले की खदान में अगर कोई नदी बहती है, बह रही होती है, कोयले की खदान में यदि कोई नदी बह रही होती है, तो कौन से गैस बनने की संभावना होती है, जैसे कोयला है, कोयला का मतलब कार्बन, पानी से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ठीक। लिख लीजिए मीथेन गैस, लिख लीजिए, लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या क्या लिखा आपने, मीथेन, C3H8 और कौन सा C4H10, यही तो लिखा। ये दोनों गैस कहाँ पाई जाती हैं, एलपीजी में। जो हम लोग सिलेंडर आजकल लेके दौड़ रहे हैं, सिलेंडर वाली गैस कौन सी, ये दोनों है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी, ये वाली, ठीक।
दूसरे जो एलपीजी की गैस होती है वो कैसी होती है, गंधहीन होती है, कोई उसमें वो नहीं होती, लेकिन ये कैसी होती है, ज्वलनशील होती है। अगर ये निकले आग लग जाएगी। इसलिए इस हमें गैस में क्या चीज़ मिलाई जाती है एलपीजी में, मिथाइल मरकप्टॉन्स मिला दी जाती है, जिससे लीक होने की प्रॉब्लम बच जाती है। मीथेन गैस के बारे में हमने क्या बताया कि मीथेन गैस सीएनजी मोस्टली मिलेगी, शेल गैस में मिलेगी, मार्श गैस में मिलेगी, गोबर गैस में मिलेगी। तो ये सारी गैसेस जो होती है उन सब चीज़ों में मिलेगी। ठीक है, अब उसमें लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक ईंधन होता है। क्या होता है, ईंधन होता है। देखिए एलपीजी ईंधन है, आप देख लो गोबर गैस है, सीएनजी है, ये सब कैसे है। तो पहली बात तो ये है कि जो हाइड्रोकार्बन जो गैसेस होती हैं वो कैसी गैसेस होती हैं, ईंधन है। लेकिन ये जब हमारे वायुमंडल में डायरेक्ट मिल जाती है तो ये प्रदूषक का रूप ले लेती है। लेकिन क्या लिखा आपने, ईंधन गैस है, लेकिन जब ये वायुमंडल में मिल जाती है तो ये पोल्यूशन का काम करती है। पोल्यूशन पैदा करती है। जैसे हाइड्रोकार्बन की वजह से हाइड्रोकार्बन क्या करेगी, कैसे करेगी, उसमें तापन सबसे ज्यादा कौन सी गैस कर रही है, मीथेन कर रही है, कर रही है। मीथेन से ग्लोबल वार्मिंग, बात समझ गए ना, समझ गए। देखो हमने कहा कि जो हाइड्रोकार्बन गैसेस होती है मोस्टली ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ईंधन का रूप नहीं किया जाता है और डायरेक्टली किसमें मिल जाए, वातावरण में जाता है, तो ये कौन सी करेगी, उसमें तापन करेगी, ग्लोबल वार्मिंग कर देगी। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये एक प्रदूषक के रूप में काम समझिए बात। अब लिख लीजिए मीथेन का स्रोत पूछा जाता है, मीथेन का स्रोत ये पूछा जाता है। देखो मीथेन का स्रोत कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे आपने देखा वनडे के एग्जाम में, जैसे पीसीएस के एग्जाम में इसका स्रोत कई बार पूछा गया है। तो लिख लीजिए मीथेन उसको क्या, दलदली भूमि पाई जाती है, दलदली भूमि, मार्शी एरिया, मार्शी का मतलब दलदल। दूसरा धान की खेती में मिलता है, धान की खेती में मिलता है, धान की खेती, जुगाली करने वाले जंतुओं में मिलता है, जुगाली करने वाले जंतुओं में, जुगाली वाले जीवों में। तीसरा पशुपालन लिख लिया, धान दलदली लिखा, और धान की खेती में लिखा, धान की खेती लिख लिया। पशुपालन जुगाली करने वाले जंतुओं में लिखिए, कोयले की खदानों में लिखिए, कोयले की खदानों में, कोयले की खदानों में कई बार पूछा गया है कि धान खेती में कौन सी गैस पैदा होती है, तो क्या बताओगे, मीथेन। कैसे पैदा होती, देखो जब आपने देखा
जब धान की खेती होती है तो धान की खेती में बहुत सारा पानी लगा है और पानी लगते हैं तो उसका होता है। तो जो छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती हैं, जैसे पौधे होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो सड़ती निकलती है और सड़ती निकलती है तो क्या होगा, कार्बन मिलेगा। और चूंकि धान की खेती में पानी ज़्यादा लगता है इसीलिए उसमें क्या करते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन करके क्या बनाएगा, भाई जो धान की पत्ती है और सब चीजें सड़े गलेंगी तो धान के जो पत्ती है, धान में प्लांट का सेल होगा ना, तो प्लांट के सेल में क्या पाई जाती है, सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और सेलुलोज से हो गया पानी से मिलकर यही चीज कोयले की खदान में, यही जुगाली जानवर होते, जुगाली जानवर जो होगा वो चबा चबा खाएगा और चबा चबा जब खाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पौधों को खाएगा। पौधों का मतलब सेलुलोज, और सेलुलोज से वाटर मिलकर के तुरंत ही इस तरह बना देगा। तो इसके स्रोत हो गए। तो ये धान मीथेन के स्रोत कई बार ये हो गई। तो हाइड्रोकार्बन हो गया। आप इसलिए ओजोन, ओजोन ओजोन हम पॉल्यूटेंट्स के बारे में बता रहे हैं ना। एयर पोल्यूशन हमने शुरू किया। एयर पोल्यूशन में पहला क्या बताया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बता दिया। दूसरा क्या बताया, सल्फर का ऑक्साइड बता दिया। तीसरा क्या बताया, पहला CO बताया, NO बताया, SO बताया। अब क्या बताया, हाइड्रोकार्बन बता दिया। अब O3 आ जाइए, ठीक है। देखो जैसे आपने देखा ये पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी के धरातल में जो वायुमंडल की कई परतें होती है ना, जैसे ये ट्रोपोस्फीयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर है। ध्यान दीजिएगा, जो ओजोन की जो गैस होती है, ओजोन की जो पॉइंट्स होती है, दो जगह पाई जाती है। एक ट्रोपोस्फीयर में और दूसरी स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ओजोन दो जगह पाई जा रही है, एक ट्रोपोस्फीयर, एक स्ट्रेटोस्फीयर, यानी क्षोभ मंडल और स्थल मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर क्या बोलते हैं, समताप मंडल पाई जाती है। तो देखिए जो गैस ओजोन ट्रोपोस्फीयर में पाई जा रही है उसको बैड ओजोन कहते हैं, और जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है उसको गुड ओजोन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ओजोन कहाँ कहाँ पाई जा रही है, एक क्षोभ मंडल और एक समताप मंडल में, यानी ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन पाई जा रही है तो वो बैड ओजोन है, और जो अगर स्ट्रेटोस्फीयर पाई जा रही है यानी समताप मंडल में पाई जा रही है तो वो भी ओजोन है। उसका कारण क्या है, देखिए जब गैस जो पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल पर सन की किरणें आती है, ठीक है, और जब ओजोन की परत यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है तो इसकी पतली सी लेयर बनाती है, ठीक है। और जब ये किरणें आती है तो यूवी रेस भी आती है। यूवी रेस तीन प्रकार की होती है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, ठीक है। यानी जो ओजोन जो होती है वो कितनी प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रावायलेट किरणें क्या क्या काम करती हैं जानते हो, क्या काम करती हैं, क्या चीज, चर्म रोग हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सभी अल्ट्रावायलेट, तीनों प्रकार की अल्ट्रावायलेट नुकसानदेह नहीं है, केवल दो बहुत नुकसान है, बी और सी जो होती है ये हमारे लिए बहुत नुकसान
नुकसानदेह हार्मफुल है, लेकिन अल्ट्रावायलेट ए जो होती है वो हमें फ़ायदा करती है। क्या करेगी? अल्ट्रावायलेट किरणें जब मिली है तो हमारे स्किन में जो है कोलेस्ट्रॉल से रिएक्शन करके विटामिन डी बनाती है, और विटामिन डी किसकी मदद से बनेगा? अल्ट्रावायलेट ए की मदद से बनेगा। तो अल्ट्रावायलेट ए अगर देखा जाए तो वो आपको फ़ायदेमंद है, लेकिन अल्ट्रावायलेट बी और सी जो होती है बहुत नुकसानदेह है। लेकिन जब ये आती है सन से तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन की परत है, ओजोन की परत इनको रोक देती है, जिससे हमें खतरनाक तरह की बीमारियां हैं, उन सब से स्किन डिजीज़ है, उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। तो पहली बात हमने बताया ओजोन जो है, ओजोन के बारे में कि दो जगह पाई जाती है, ट्रोपो और स्ट्रेटो। ट्रोपोस्फीयर में अगर ओजोन पाई जा रही है तो कैसी ओजोन होती है? कैसी होती है? ये बैड ओजोन, खराब ओजोन होती है। और जब ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है तो अच्छी वाली होती है। अब देखो, अच्छी वाली ओजोन भी चाहिए, लेकिन जब ओजोन ट्रोपोस्फीयर में आ जाती है तो होगा क्या? ये नुकसान देगी, ये हमारे टेम्परेचर को बढ़ा देगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग में मदद करेगी। तो प्रदूषण हुआ कि नहीं? पोल्यूशन होगा कि नहीं? तो लिख लीजिए, बात समझ गए ना? समझे कि नहीं समझ पाए? तो लिख लीजिए, इसमें आपने लिख लीजिए कि ट्रोपोस्फीयर में पाई जाने वाली गैस, तो ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस बैड ओजोन होती है। ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षोभमंडल में जो ओजोन पाई जाती है वो बैड ओजोन कहते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर में जो पाई जाती है उसको ओजोन में पाई जाती है गुड ओजोन कहते हैं। ठीक है? ये बैड क्यों है कि जब ये ट्रोपोस्फीयर में होती है तो टेम्परेचर को क्या करेगी? टेम्परेचर को बढ़ा देगी, यानी ग्लोबल वार्मिंग करेगी। और ग्लोबल वार्मिंग जो होगा तो ये नुकसानदेह होगा, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन हो गया। लेकिन जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में समता वो बहुत अच्छी है। ठीक है, आगे लिख लीजिए। जहां पर वेल्डिंग करते हैं लोग, जहां पर वेल्डिंग करते हैं, जैसे आपने देखा वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करने से वहां पर ओजोन पैदा होती है, इसी वजह से वो हमारी आंखों को लाल करती है। ठीक है, कैसे करती है? देखो, जब वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आता है, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके फ्री रेडिकल्स बना देते हैं। ठीक है, ये वेल्डिंग किया तो इस मॉलिक्यूल्स को किसी फ्री रेडिकल्स में और फिर नॉर्मल ऑक्सीजन से मिल करके रेडिकल्स O3 बना देते हैं। ठीक है, और O3 जो होता है ये हमारी आंखों को लाल कर देता है। ठीक है, तो देखो वेल्डिंग जगहों पर O3 बनता है, जिससे हमारी आंखें लाल होती हैं। ठीक है, अब अगला जो अपन फ्रेंड्स लिखे SPM। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? देखिए कि जब जहां पर भट्ठा होता है,
जहाँ पर कोई सीमेंट की इंडस्ट्री होती है या कोई और इंडस्ट्रीज होती है, तो महीन महीन के कण जो होते हैं निकलते हैं, तो वो आकर के एटमॉस्फेयर में मिल करके एक महीन महीन जो मिलते रहते हैं, उसी को सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए? लिख लीजिए, औद्योगिक यूनिट्स पर धूल के कण निकलते हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में क्या निकलेंगे? धूल के कण निकलेंगे। जहां पर कोयला जलता है, वहां पर जो फ्लाई ऐश है, कोयले के दहन की जगह पर, कोयले की दहन से फ्लाई ऐश बनता है। अब क्या है, इससे क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए से, मेथड के जरिए से, जो जलने से जो महीन कट्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और इससे ईंट बनाते हैं। सड़क रिपेयर करने के काम होता है, ये रिपेयर्स करते हैं। समझ गए? फ्लाई ऐश, ठीक है। एसपीएम क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर, ठीक है। इसके दो प्रकार के होते हैं, पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पीएम 10। इन्हीं दो को पॉल्यूटेंट्स माना गया है, पीएम 2.5 और पीएम 10, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये इतने छोटे छोटे माइक्रोन्स लेवल्स पे होते हैं, छोटे छोटे, कि जब आप सांस लेते हो तो ये आपके फेफड़े, लंग्स वगैरह में डायरेक्टली डिपॉजिट होकर बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। देखो, पहली बात एसपीएम समझ लें क्या होता है। एसपीएम क्या होता है? धूल के कण। अब देखो कहाँ होगा मोस्टली, जहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट होगी, जब भट्ठा बनना होगा, जहाँ पर सीमेंट बन रही होगी, जहाँ पर स्टील बन रही होगी, जहाँ पर कोयला चल रहा होगा, जहाँ पर कपड़े का धुनाई होती है, उस कहीं जो कण होते हैं वही सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। क्लियर हो गई? अब देखिए, इसके साइज के अकॉर्डिंग दो प्रकार के एसपीएम माने गए हैं, पीएम 2.5, पीएम 10। ये इसलिए माने गए हैं, ये दोनों जो होते हैं इतने महीन होते हैं कि जब भी सांस लोगे तो ये कहाँ जाएगा? सबसे पहले फेफड़े में जाएगा, डिपॉजिट होकर के फेफड़े बहुत सारी बीमारियां आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज करेंगे। आप लिख लीजिए, अब सवाल उठता है एसपीएम क्या करेगा? देखो, एक तो मनुष्य को बीमारी करेगा, एसपीएम सीधे लंग्स में जाएगा और लंग इन्फेक्शन करेगा, लंग प्रॉब्लम करेगी। ये प्लांट्स के ऊपर जब जाएगा तो क्या करेगा? प्लांट क्या करेगा? देखो, सबसे पहली बात, जैसे ये प्लांट्स है और ये, ठीक, ये क्या है? पत्ती।
बत्ती का काम क्या है? बत्ती का काम क्या है बताओ? जैसे पाउडर, बत्ती का क्या काम बताओ? कौन बताए? पहली बात फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा? खाना बनेगा। दूसरा क्या करेगा? और पत्तियां बना लिया जैसे भी चाहे वो तो टिश्यू पे ले जाएगा। और क्या करेगा? हाँ, गैसेस का एक्सचेंज करेगा। गैसेस का एक्सचेंज करेगा। अभी देखते हैं कि बताते हैं कैसे करेगा। पहले सुन लीजिए, काम करेगा। और दूसरा क्या करेगा? वाष्पोत्सर्जन करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा। ट्रांसपिरेशन करेगा, वाष्पोत्सर्जन करेगा। और क्या करेगा? पहली बात देखिए, इस पत्तियों के ऊपर महीन महीन छिद्र होते हैं। पत्तियों के ऊपर महीन महीन छिद्र होते हैं और इसी छिद्र से ये क्या करते हैं? CO2 को अपने अंदर लेते हैं और CO2 को लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। पहले क्या करेंगे कि गैसेस का एक्सचेंज करेंगे, CO2 को लेंगे तो CO2 क्या करेगा? CO2 और वाटर से रिएक्शन करके ये बनाएंगे। ये क्रिया कहां हो रही है? पत्ती के अंदर हो रही है। देखो, ये क्रिया CO2 लिया, पानी से रिएक्शन करके क्या बनाया? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन। तो CO2 पौधे के अंदर कहां से अंदर गया? पत्तियों के छेद से गया। और पत्तियों के छिद्र को क्या बोलते हैं? गुड स्टोमेटा बोलते हैं। अब CO2 अंदर गया, प्रकाश संश्लेषण हुआ, ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन क्या अंदर ही रख के रहता है? ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। तो ये काम होगा। तो प्रकाश संश्लेषण हुआ, गैसेस का एक्सचेंज हुआ और ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब यानी जो जब पत्तियों के ऊपर धूप आती है, पत्तियां गर्म होती हैं, तो पत्तियों से पानी जो है बाहर निकलता है वाष्प के रूप में। किसकी मदद से? वो वहीं में छेद में से। अच्छा, जब ये पानी वाष्प के रूप से बाहर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? नीचे एक सेक्शन प्रेशर, सेक्शन का मतलब सक करता है, सक्शन प्रेशर डेवलप होता है। जब देखो पानी बाहर निकलेगा तभी तो नीचे से पानी खींचेगा। अच्छा, अब देखो ये बात समझ गए। लेकिन SPM का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अगर हो जाए, SPM क्या? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो महीन महीन कण होते हैं, इनकी बहुत संख्या हो जाएगी तो ये पत्तियों में आकर बैठ जाएंगी। जब पत्तियों पर बैठ जाएंगी तो क्या होगा? क्या प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? क्योंकि सन की जो लाइट गिरेगी वो उसके महीन महीन जो SPM है वो रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो होगा क्या? और जब बहुत सारे महीन में कण गिर जाएंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा कि नहीं बंद हो जाएगा? जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो CO2 आ पाएगा? CO2 नहीं आ पाएगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं शुरू होगी, लाइट आ नहीं पाएगी तो क्रिया नहीं हो पाएगी। अच्छा, क्या गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा? अरे भाई, जो कुछ छेद बंद हो गया, न CO2 आएगी
ऑक्सीजन जाएगी। ट्रांसपिरेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी तो यहीं से बाहर पानी निकल रहा है। जब पानी निकलने के लिए ये होता है और जब मूल एसपीएम आकर उसके ऊपर जाएंगे तो स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा, नहीं ब्लॉक हो जाएगा? तो ब्लॉक हो जाएगा तो होगा कि ज़्यादा एसपीएम के बढ़ जाने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाएगी, ट्रांसपिरेशन रुक जाएगी, गैसेस का एक्सचेंज रुक जाएगा। तो जब प्रकाश की संश्लेषण नहीं होगी तो क्या पैदावार खेती होगी? खेती नहीं होगी। तो इस तरह से होगी, ठीक है? तो आप लिख सकते हो। अब देखिए एसपीएम की वजह से, एसपीएम समझ रहे हो ना? इसलिए ना सोचो कि एसपीएम क्या बोल रहा है, तो लिखो एसपीएम की वजह से पौधों में प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन और गैसेस का आदान प्रदान रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो क्या होगा? पौधों की पैदावार, प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, नहीं रुक जाएगी? अब सवाल उठता है कि एसपीएम को भाई देखो इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री होगी, देखो इधर देखिए, इंडस्ट्री तो होगी। जब आप मोटरसाइकिल चलाओगे, 4 व्हीलर चलेगी, तो हर चीजों से छोटे छोटे पार्टिकल निकलेंगे एसपीएम। उस कंडीशन में कौन सा पौधा होता है जो एसपीएम को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है? समझ रहे हो? यानी कोई पौधा लगा दो जो मनी में जो कण होते हैं उसको अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे CO को कार्बन मोनोऑक्साइड था तो उसको कम करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की थी? कौन सा पौधा? उसी तरह से एसपीएम जो पौधा हो, एसपीएम जो होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर जो होता है, इसकी तादाद अगर बढ़ जाती है तो कौन सी? मनी प्लांट्स जो होते हैं, मनी प्लांट्स, तो मनी प्लांट्स लगा देने से ये एसपीएम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लिख लीजिए मनी प्लांट जो है, मनी प्लांट घर में फूल के कण को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसीलिए मनी प्लांट को नेचुरल क्लीनर कहा जाता है, प्राकृतिक क्लीनर, प्राकृतिक सफाई करने वाला कहा जाता है। आपने देखा होगा इसका नाम इसलिए मनी प्लांट कह दिया कि लोग मनी प्लांट के चक्कर में बहुत सारे पौधे लगाएंगे, क्योंकि ये कहावत है कि मनी प्लांट लगाओ, फूल लगा दो, पैसा आएगा। एक्चुअली वो इससे जोड़ देते हैं तो मनी प्लांट लगाओ, पैसा घर में कमाई ज्यादा होगी। तो कमाई का कुछ नहीं है, मेन चीज है कि जो आपके एसपीएम होते हैं उसको जब एब्जॉर्ब कर लेगा ये, तो बहुत सारी बीमारियों से रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? और देखिए अगर किसी व्यक्ति के घर में बहुत सारा आमदनी भी है लेकिन अगर बीमारी है सारा पैसा सब चला जाता है। तो इसीलिए ये है मनी प्लांट, इसका नाम दे दिया। मनी जो प्लांट
मनी जो नाम दिया है मनुष्य ने ही तो दिया है, इसीलिए अच्छा जोड़ दिया गया साइड में, देखो ऐसा है, लगा लो मनी प्लांट पैसा करता है। और इसी चक्कर में हर घर में 2-4 गमला लगा करके किनारे रखे रहते हैं। तो आप समझ गए मनी प्लांट क्यों होता है? एसपीएम को एब्जॉर्ब करता है ये, जितने धूल। अच्छा एसपीएम जो होता है ये बहुत खतरनाक चीज होती है, क्यों? क्योंकि जब ये हवा में बढ़ होंगे उसके अंदर मौजूद रहेंगे तो सांस तो हर व्यक्ति लेगा, और जब हर व्यक्ति सांस लेगा तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में जाएगा, और लंग धीरे 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 डिपॉजिट होके लंग्स में बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। मनी प्लांट लगाए रहो, और आदमी सब लगाए रहता है, और रोज इंतजार करता है यार तीसरा भी पौधा लगा दिया, अभी कमाई नहीं है, पता लगा कुछ दिवस कुछ कमे हो गए तो और लोग परेशान हो गए। ये उससे बचा, ठीक है। मनी प्लांट आगे लिख लीजिए। ये पैदा कैसे होगा? पराली को जलाने से, पराली को जलाने से। जो दिल्ली में आपने देखा बहुत सारे पोल्यूशन आपने देखा था क्या ना, तो वो एसपीएम की वजह से हुआ, जिसका उनका सामने दिखाई नहीं पड़ता ना। दिल्ली की जो पोल्यूशन था वो एसपीएम की वजह से, एसपीएम दिल्ली में जो पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा था वो एसपीएम की वजह से हुआ। जब वहाँ पे गाड़ियाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर पहुँच गए, तो जब चलती है तो उसमें क्या एसपीएम निकलता है। अब लिख लीजिए, अब देखो एयर पोल्यूशन से डायरेक्टली जो हवा के अंदर पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स है, वो डायरेक्टली आपकी हेल्थ को प्रभावित करेगा। तो इसलिए WHO ने गाइडलाइन जारी की, ठीक है। 2005 में WHO ने गाइडलाइंस दी। 2005 से के बाद फिर कब गाइडलाइन दी? कितने पोल्यूटेड थे? 6 थे ना। WHO ने जो एयर पोल्यूशन पैदा करने वाले जो कारक हैं उनमें कितने पोल्यूटेंट्स को लिया है? 6 पोल्यूटेंट्स। देखो 2005 में एक गाइडलाइंस जारी की कि जो टोटल जो पोल्यूटेंट्स हैं 6, वो कितना कितना अमाउंट्स होना चाहिए पूरी दुनिया के ऊपर, तब पोल्यूशन नहीं होगा। अब देखो क्या है, 2005 में गाइडलाइन जारी की, उसके बाद 2021 में डायरेक्ट, समझ गए बात? तो कौन कौन से पोल्यूटेंट है? पहला CO, दूसरा नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तीसरा सल्फर की ऑक्साइड, चौथा PM 2.5, पांचवा PM 10, छठा O2। मैं बात समझ रहा हूं ना कि वायु प्रदूषण के लिए WHO ने कितने पोल्यूटेंट्स को माना है जिम्मेदार? 6 पोल्यूटेंट्स को ये माना है कि ये है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, मेरी बात समझ रहे हो ना? यानी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि WHO की न्यू गाइडलाइंस, WHO की न्यू गाइडलाइंस
पॉल्यूशंस के बारे में क्या है? क्या है? 2005 के बाद 2021 में डायरेक्टली WHO ने न्यू गाइडलाइंस जारी की है। किसके लिए? एयर पोल्यूटेंट्स के लिए। समझ रहे हो? तो पहली बात, कितने पोल्यूटेंट्स को कंसीडर किया गया है? 6। PM 2.5, PM समझ लो, PM क्या है? पार्टिकुलेट्स मैटर, यस PM। तो PM 2.5, PM 10 और क्या? CO, NO, SO और क्या? O3। क्लियर? अब देखो, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें लिख लो क्या क्या कितना किया है। पहला क्या है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, मान लिया 10 यूनिट लो 2005 में, 10, 2021 में 4। मतलब क्या है? अगर 2005 में कार्बन मोनोऑक्साइड 10 यूनिट निकलता था, तो अब कितना होना चाहिए? 4। इसका मतलब कम करने की बात कर रहा है ना। क्लियर हो गई? इस तरह से पहले क्वालिटी डाटा लिखिए। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड लिखिए, 2005 में लिखना 40 और 21 वाले में लिखना 10। लिख लिया 40 से 10। सल्फर में लिख लो 20 से 40, 20 से 40। ठीक है? हाँ, वही बता रहे हैं। इसमें बढ़ा कहनी रिकमेंडेशन क्या किया WHO ने, अभी पहले लिख लो, बताते हैं। PM 2.5 लिख लो, 10 से 5 कर लो। ठीक है? इससे 20 से 15 कर लो, इसमें 20 और 15 कर लो। ठीक है? ओजोन लिख लो, 100 से 60 कर लो। अब मेरी बात देखो, क्रक्स इसका देखो, निचोड़ देखो क्या। पहली बात, एयर पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? एयर पोल्यूटेंट्स। तो WHO ने गाइडलाइंस दुनिया को दी कि देखो जो पोल्यूटेंट्स हैं, कितने पोल्यूटेंट्स को, कितने मतलब गैसेस को पोल्यूटेंट माना जाएगा। तो कितने, पहली बार कितने गैसेस को माना जाएगा? 6। बात क्लियर हो गई? 6 में कौन होगा? PM 2.5, PM 10, CO, NO2 और SO2 और O3, ये 3 मान लिया गया। ये बात क्लियर हो गई? अगली बात ये पॉइंट रखना है कि WHO ने गाइडलाइंस रिसेंटली, सबसे पहले को रिसेंटली अभी तुरंत फौरी कौन किया है? 2005 में गाइडलाइन जारी, और 2005 के पहले कब जारी किया था? 2021 में रिसेंटली जारी किया, 2021 में। और 2021 से पहले कब जारी किया था? 2005 में। तो कितने साल बाद गाइडलाइन जारी हुई? 15 साल अप्रॉक्सीमेट, 15-16 साल बाद। अब देखो, इन्होंने देखिए सारी बात, एक नई बात आपको समझ में आ रही है। इसमें क्या चीज समझ आ रही है कि सभी जितने पोल्यूटेंट्स हैं सबको 2005 के रिस्पेक्ट में 2021 में कम करने की बात की गई है। सिर्फ किसका? सल्फर। पकड़ लिया ना? यानी सारे गैसेस को कहा कि कम करो।
लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड की रिस्पेक्ट कहा है कि 2005 के रिस्पेक्ट 21 में इसको बढ़ा सकते हो। समझ रहे बात, समझ गए ना? तो पहली बात कितने पोल्यूटेंट WHO के अकॉर्डिंग होगा 6। सबका मान सब सारे पोल्यूटेंट को याद हो गया। 2005 में गाइडलाइंस की, ये गाइडलाइंस किस कंट्री के लिए है? पूरी दुनिया के लिए है भाई। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने कहा कि दुनिया में सारी बीमारियां एयर से, तो और वायु प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, इसको पूरी तरह कंट्रोल करो, नहीं तो मानवता बहुत खतरे में आ जाएगी। तो पहली बात उन्होंने WHO ने ट्रेस किया कि हवा में कौन कौन सी गैसेस हैं, तो 6 को कर लिया, ये इन्हीं को कहा कम करो। 5 के बाद डायरेक्टली 21 में कर रहे हैं, 15-16 साल के बाद कर रहे हैं पहली बार। और सारी जो गैसेस हैं सबको कर रहे हैं, कम करने की बात कर रहे हैं। किसको बढ़ाने की केवल बात किया? यही चीज 2021 में IAS के मेन में लिखा है कि 2005 और 2021 के बीच में WHO के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करिए। सल्फर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वजह से कुछ इंडस्ट्री सल्फर बेस्ड होती है कि जब तक आप नहीं करोगे तब तक इंडस्ट्री भी तो प्रॉब्लम आएगी भाई। अगर ना बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़ना इसलिए लाजमी है क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री भी तो प्रमोट करना है। अब मान लिया जैसे मान लिया चीनी का मिल, गन्ना सब बोए, अब चीनी के भी अगर नहीं लगाएंगे तो फिर गन्ना पेराई क्या? और जब गन्ना की मिल होगी तो बदबू थोड़ी निकलेगी, तो थोड़ी बदबू बर्दाश्त कर लो, फिर रुपया तो आ जाएगा। और जो वही बनेगा मोलासेस, जो बदबू आती है उसी को खर्रा कहा। खर्रा क्या होता है? अलग अलग चीज हो गई, बात समझ हो ना? ये चीज है, तो आप बात समझ गए। अगला लिख लीजिए WHO 2021 की रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट में WHO ने पाया कि 2005 के स्टैंडर्ड को 90% देश नहीं प्राप्त कर पाए हैं। 90% देश प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यानी जो टारगेट दिया था पूरी दुनिया को WHO ने कि आप ऐसा काम करिए, तो 90% दुनिया के देश जो है समझ रहे बात? धुआं धक्कड़ किए रहो, देखा जाएगा, इंडस्ट्री लगाए रहो, देखा जाएगा। समझ गए बात? अब आ जाइए अब लिख लीजिए एक नाफी, लिख लीजिए नाफी। नाफी क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखो WHO पूरी दुनिया को गाइड कर रहा है, यानी पूरी दुनिया के उसका नियम पूरी दुनिया में लागू होगा। लेकिन हर देश अपने कंट्री का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स डेवलप करता है, यानी हर कंट्री में करता है। तो एक है कौन सा? भारत में कौन सा है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये भी दुनिया के जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में कहता है हर देश से कि इतना करो।
तो WHO ने कितने पॉल्यूटेंट्स को कंसीडर किया है? 6। नाकी ने कितने किया? नाकी बताओ, कौन बताएगा? नाकी ने 8 पॉल्यूटेंट्स को माना है। WHO ने कितना माना? और नाकी ने 8। अब देखो, ये ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या है? नाकी ने क्या? PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और O3, 2 4, एक क्या है? CO। ये तो WHO वाला भी है भाई, WHO वाला 6 है, 2 इसमें और जोड़ दिया नाकी ने। कौन सा? एक अमोनिया और लेड। समझ गए ना? अमोनिया लेड। ये हो गई बात? नहीं समझ में आई? किसको नहीं समझ में आई? बहुत बढ़िया। अभी हम बताते हैं कैसे, जो कहते हैं AQI कितना हो गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा हो गया। अब देखो, इसमें इन्होंने क्या किया? WH का अलग है, नाकी का अलग है। इसमें नाकी में कितने लिए? 8। इसको कैसे जोड़ते हैं देखो, बताए इसको। जैसे PM 2.5, PM 10, CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड और क्या? 2 4 और क्या बचा था? O3 तो बचा था ना, और अमोनिया और। क्लियर होगी बात? अब देखो मेरे, इसका 6 कैटेगरी बना लिया। देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1, ठीक है। देखो, इसका कुछ होगा, कोई नंबर होगा 10, 5, 4, 1, 4, 10, 12, 8, 14 एग्जाम्पल है। तो सबको जोड़ोगे तो कोई नंबर आएगा कि नहीं आएगा? कोई नंबर आएगा, कोई नंबर आ गया, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगले महीने में फिर जोड़ा, क्या सारी गैसेस हर महीने में बराबर रहेंगी? बदलती रहेगी। या हर देश का ये कंसंट्रेशन सेम रहेगा? नहीं, जो इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है उसका नंबर ज्यादा होगा। अब देखिए होगा क्या, इन सब को जोड़ दोगे, इसको भी तुम जोड़ दोगे तो AQ1, AQ2, AQ3, इस तरह से कई इंडेक्स बनाए गए। अच्छा, जिस मान लिया अलग अलग कंट्री का नापा गया, तो सबका फाइनल जोड़ने में कुछ नंबर आएगा नहीं आएगा? तो जो डेवलप कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री मान लिया, तो उनको सब जोड़ कर जब किया जाता है, देख रहे हैं कि बहुत कम, यानी जिसे 50 आ गया। और जब भारत अपने यहां जोड़ा गया तो 450, 460 आ गया। तो जिस देश का नंबर ज्यादा आएगा वहां पर पोल्यूशन ज्यादा होगा। जैसे अभी लखनऊ में इकाना स्टेडियम में मैच का हुआ था, अभी इकाना स्टेडियम मैच को किया गया,
मैच को कैंसिल करना पड़ा। किस लिए? दिख ही नहीं रहा था, सामने से मैच दिख ही नहीं रहा था, इतना रात कोहरा पड़ा था, इतना ज्यादा वो पड़ा था, तो होगा, दिख ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि AQI जोड़ने पर 460 वाट तक आ गया था। तो 460 क्यों आएगा? क्योंकि ये सब जो पॉल्यूटेड की संख्या थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो नहीं जाएगी। तो जिस देश का AQI नंबर कम होता है वो देश स्वच्छ होगा, और जिस देश में AQI का नंबर ज्यादा होता है वो ज्यादा पॉल्यूटेड होता है। समझ गए बात? अच्छा, अब कितना नंबर आ जाए, जिसका नंबर कितना कितना आ रहा है उसके कई ग्रुप बना दिए गए। मान लिया जैसे चाइना का सिक्का, चाइना का, तो चाइना मान लिया 200 में भी आ सकता है, कोई कंट्री 300 में आ सकता है, कोई कंट्री 120 आ सकता है। तो उसके लिए नंबर कौन सा कंट्री कितना नंबर है उसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए गए और हर ग्रुप का एक कलर दिया गया। समझ गए कि नहीं समझे? तो अब उसको लिखिए, ये बात समझ लो ना पूरी, समझ गए? ऐसे ही निकाला जाता है एक करके। तो लिख लीजिए लेकिन नाकी को 2014 में लॉन्च किया गया, बनाया गया। दो 2014 में किया गया, ठीक है। इसके लिए लिखिए एक नंबर एक कलर दिया जाता है। अब देखो कैसे दिया जाता है। अब ये समझ गए हो ना पूरी तरह से कि कोई किसी को नहीं बताओ, कोई नहीं समझाएगा, बताओ समझ गए हो ना कि नहीं समझे? किसी कोई दिक्कत? अब जैसे यहाँ पे AQI, तो आप तुरंत समझो AQI क्या है। मतलब इसी 8 पोल्यूटेड को जोड़कर। तो अब लिख लीजिए AQI और कलर 6 ग्रुप बनाए गए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब लिख लीजिए AQI 1 में लिख लीजिए अगर नंबर 0 से 50 आता है, 0 से 50 अगर आ गया, आएगा ना? अच्छा, 0 से 50 जो आया कैसे आया? 50 कैसे आया? सारे 8 पोल्यूटेंट्स को जोड़ा गया है तब आया है। तो इसको कलर क्या दे देंगे? ग्रीन। ग्रीन का मतलब कोई पोल्यूशन नहीं है। अब समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। अगर लिख लो 51 से 100 आ रहा है, 51 से 100, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 को जोड़ करके इसमें आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा पोल्यूशन बढ़ा, यही तो हुआ दूसरे शब्दों में। तो इसमें लिख लीजिए कौन सा कलर दे देंगे? और हल्का हल्का हरा, हल्का उसमें कंप्लीट ग्रीन, इसमें हल्का हरा, हल्का हरा। अगला लिखो 101 से 200, 101 से 200, इसमें लिख लो, इसको लिखो गुलाबी, ऑरेंज, गुलाबी या ऑरेंज। अब अगला लिखिए सर, गुलाबी ऑरेंज, ऑरेंज उसी गुलाबी। अगला 201 से कितना? 300,
पीला लिखो, पीला पीला। ठीक, अब 301 से लिख लो 400 में 400 पर्पल लिख लो, और थोड़ा गाढ़ा हो गया, गाढ़ा पीला पर्पल। ठीक, यानी वही हल्का पर्पल, लाल, हल्का 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 लाल। 401 से 500 लिख लो। ये गहरा लाल है, मैरून जिसका गहरा लाल है, खूब लाल रहेगा, गहरा लाल। क्लियर हो गई बात? अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कहते हो कि भारत का AQI इंडेक्स कितना है, 400 कुछ हो गया है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जब आप पढ़ते हो कि आज मुंबई में AQI इतना हो गया, 402 हो गया है, कलकत्ता का 500 पहुंच गया है, तो इसका मतलब हुआ कि सिचुएशन ज्यादा खराब है। क्योंकि जब लाल का मतलब खतरा, ठीक है? तो अब समझ लीजिए AQI जो है वो कौन बनाता, नाकी कौन बनाया? नाकी कब बना? 14 में। नाकी क्या करता है, कितने पोल्यूटेंट्स को लेता है? 8 पोल्यूटेंट्स को लेता है। WHO कितने को लेता है? 6 पोल्यूटेंट्स को लेता है। और सारे पोल्यूटेंट्स को जोड़ लिया जाता है, कितना आता है, और फिर फाइनली जो नंबर आता है वही AQI की लिस्ट बनती है। कितनी लिस्ट बनती है, कई नंबर होते हैं? तो नाकी का देखिए 6 लिस्ट बनती है, देखिए 6 लिस्ट। अब देखिए नाकी का कब आया? 2014 में। नाकी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक नंबर, एक कलर दिया गया, देखो नंबर दिया कि नहीं दिया गया, अब कलर भी दिया गया, और इस कलर के अकॉर्डिंग आप पूरी तरह समझ सकते हो कि सिचुएशन कितनी गंभीर है कि नहीं गंभीर है। समझ गए बात? अब देखिए, अगर हरा है, नंबर हरा दे दिया तो ग्रीन सिग्नल है, आप हल्का हरा है, थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़, किसी कोई दिक्कत? अब AQI आपने देख लो कि नहीं देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट करते चले जाओ, ठीक है? 6 लिस्ट बनेगी। तो पहली बात तो यही है कि जो WHO एयर क्वालिटी का गाइडलाइंस करेगा उसमें कितने पोल्यूटेंट्स को मानेगा? 6 को। नाकी करेगा तो कितने पोल्यूटेंट मानेगा? 8 मानेगा। WHO जो होगा वो लिस्ट कब दी है, फाइनल लिस्ट रिकमेंडेशन कब दी है? 2021 में दी है। 2021 से पहले कब दी थी? 2005 में दी थी। और 2005 के बाद 2021 में जो दी है, कौन से पोल्यूटेंट को केवल बढ़ाने की बात की है? क्लियर? कोई दिक्कत? और AQI का ये पूरा समझ गए बात? अगला देखिए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, सबको क्लियर हो गया? अब ये CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कई बार पूछा गया है कि CPCB की स्थापना कब हुई? पहली बात तो लिख लीजिए 1974 में डायरेक्टली पूछा गया।
ये बोर्ड कब बना? 1964। ठीक है, अगला लिख लीजिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संगठन है। स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडीज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। आप लोग पॉलिटी पढ़ाया होगा सर ने। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या चीज होती है? जो जिस बॉडी को संविधान में पूरी तरह से मेंशन है उसको संवैधानिक बॉडी कहते हैं। जो बॉडी संविधान में मेंशन नहीं है, बाद में बनी है, उसको स्टैट्यूटरी सांविधिक बॉडी कहते हैं। तो देखिए संविधान कब हुआ, पास हुआ? संविधान कब बना? 50। और लागू कब हुआ? 50। तो 1950 तक जो बॉडी मौजूद थी, जैसे इलेक्शन कमीशन, वो क्या है? संवैधानिक बॉडी। और जो कि सीपीसीबी क्या 1950 बना है? कब बना? 74। तो बाद में बना, तो बाद में कैसी बॉडी हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ बात? तो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, 1974 में बना है। लिख लीजिए मंत्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? लिख लीजिए इसको, केंद्रीय पर्यावरण, केंद्रीय पर्यावरण, केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। लिख लीजिए वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, 1981। वायु प्रदूषण अधिनियम। अब देखिए भारत बीएस मात्रक मानक क्या? बीएस मानक, बीएस मानक, बीएस स्टैंडर्ड, बीएस स्टैंडर्ड क्या है? भारत स्टेज क्या? देखो आपने देखा होगा हमारी जो इस समय जो गाड़ियां चल रही हैं, वो कहते हैं कौन सी स्टेज की गाड़ियां हैं फोर व्हीलर चल रही है? स्टेज 6 की गाड़ियां चल रही कि नहीं चल रही है? हमने क्या बताया था? जो भारत स्टेज 1, 2, 3, 4, 6, ये यूरोप से लेकर यूरोप 1, 2, 3, 4, 6, जब इस बीएस का मान ज्यादा होगा तो इसका मतलब हुआ कि उस जो व्हीकल है, जो उसका वो है व्हीकल, उससे प्रदूषण कम निकलेगा। और बीएस का मान जब कम है तो उससे प्रदूषण ज्यादा निकलेगा। यानी बीएस का मान जैसे बढ़ता जाएगा, हम जो गाड़ियां हैं वो क्वालिटी को ज्यादा बताएंगे, क्वालिटी वाली गाड़ियां। अच्छा ये बताओ, एक गाड़ी आती है जैसे जो साइज होता है, सभी गाड़ियों की साइज बराबर होती है, कोई 10 लाख का, कोई 20 लाख का, कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ का। इसी टेक्नोलॉजी का ही तो है, और क्या है? तो भारत स्टेज देख लीजिए, बीएस मानक लिख लीजिए, मोटर वाहनों से
से वायु प्रदूषण के उत्पादन को मोटर वाहनों से वायु प्रदूषण के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए स्थापित मानक समझ गए बात? नहीं लिख पाए? लिखो, फिर से लिख लो। अगर नहीं लिख पाए लिख दे तो फिर से लिख, आगे लिखिए। बीएस मानक यूरोपीय नियम पर आता है। जैसे यूरोप में जो गाड़ियां होती हैं, यूरो फर्स्ट, यूरो सेकंड, यूरो 4, इस तरह से होती है। उसी चीज को कॉपी हमने की। हमने क्या किया? बीएस फर्स्ट, बीएस सेकंड, और इस समय जो भारत में गाड़ियां चल रही हैं वो जो मॉडर्न जो है कौन सी गाड़ी होगी? BS 6। अगर BS 4 है, BS 3 है और BS 6 है तो कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छा होगी? क्यों? क्योंकि वो गाड़ी पोल्यूशन नहीं पैदा करेगी, पोल्यूटेंट्स को नहीं निकलेगी। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखिए, भारत ने BS 4 अपनाई। BS 4 BS 5 को नहीं अपनाया। BS 4 के बाद BS 6 डायरेक्ट कर लिया। समझ गए ना? ये बात ध्यान रखने वाली है। भारत में BS 4 मानक के बाद डायरेक्ट जब गाड़ी किसमें आ गए? BS 6 में। जब हम BS 4 पे थे तभी दुनिया BS 6 3। तो हमने सोचा कि अगर हम BS 4 के बाद 5 लाएंगे तो थोड़ा देर हो जाएगी, दुनिया और आगे बढ़ जाएगी। डायरेक्ट क्या किया? BS 4 से BS 6 में आए हैं। ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए, भारत में 1 अप्रैल 2020 से BS 6 मानक लागू किया। भारत में 1 अप्रैल 2020 से BS 6 मानक को अपनाया। क्लियर होगी बात? लिख लीजिए, BS 6 BS 5 को BS 5 को BS 5 मानकों को न अपना करके सीधे हम किस पे गए? BS 6 पे चले गए। क्लियर हो गई? लिख लीजिए, BS का मान बढ़ाने का मतलब होता है उत्सर्जन के बेहतर मानक। BS का मान बढ़ाने का मतलब होता है उत्सर्जन के बेहतर मानक जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अर्थात BS आगे जितना नंबर बड़ा होगा
गाड़ी से होने वाला प्रदूषण उतना ही कम होगा। ठीक है, अब लिख लीजिए पॉल्यूशन से निपटने के लिए, प्रदूषण से निपटने के लिए E20 का विकल्प, E20 का विकल्प ये क्या? ये क्या लिखा? अगला हेडिंग डलवाया क्या? प्रदूषण से निपटने के लिए, ये हेडिंग है प्रदूषण से निपटने के लिए E20 विकल्प। E20 विकल्प क्या है? जो पेट्रोल होता है, अगर पेट्रोल के अंदर हम 20% एल्कोहल डालते हैं, ई का मतलब का मतलब एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? क्या है? एथेनॉल है। अगर ई का मतलब एथेनॉल, E20 जैसे आपने देखा होगा प्राइम पेट्रोल्स, प्रीमियम पेट्रोल्स, एक नॉर्मल पेट्रोल, एक प्रीमियम पेट्रोल। तो आपने देखा होगा जो प्रीमियम पेट्रोल्स होता है उसमें 20% E20 डाला है। उसमें देखो लिखा रहता है, उसके ऊपर कभी ध्यान देखिएगा। दूसरी बात, जो नई चाबी के ऊपर या उस पर देखिए E20 लिखा है, यानी E20 को उसमें इस्तेमाल कर सकते। अब तक हमारे यहाँ ज्यादातर कौन इस्तेमाल हो रहा था? E10। इसकी जगह पे हम कोशिश क्या कर रहे हैं? E20 कंप्लीट E20 रखने की। जिससे होता क्या है कि पेट्रोल का जो काम इंजन है बहुत अच्छा करता है, और अच्छा करने की वजह से इंजन कभी खराब नहीं होता और बढ़िया गाड़ी हो जाती। किसकी? E20 को मिलाने पर। E20 का मतलब एथेनॉल। जैसे एथेनॉल को बढ़ाएंगे गाड़ियाँ अच्छी चलेंगी। समझ गए बात? तो लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? भारत लिखो आगे को। भारत सरकार का वाहनों के उपयोग के लिए E20 फ्यूल को अपनाने का प्रस्ताव। अगर E20 आ गया तो क्या मतलब हुआ? एथेनॉल 20%। अगर E10 आएगा तो क्या मतलब हुआ? एथेनॉल 10%। फायदा किसमें होगा? E10 में, E20 में जाता होगा। लिखिए आगे, E20 फ्यूल क्या है? यदि पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण कर दिया जाए, यदि पेट्रोल के साथ
20% एथेनॉल का मिश्रण कर दिया जाए गाड़ियां का मतलब E20, जिसका मतलब E20। आगे लिख लीजिए, एथेनॉल को हम कैसे बनाएंगे? मक्का, देखो एथेनॉल को हम मक्का, गन्ना से प्राप्त वर्तमान में पेट्रोल में E10 का मैक्सिमम यूज होता है। कौन सा? E10। एथेनॉल को मिलाने से क्या फर्क आएगा? देखिए एथेनॉल क्यों, उसको लिखो, लिखिए बात, मेरी बात समझ रहे हो ना? एथेनॉल क्यों, तो उसको लिखो, क्योंकि जलने पर कम CO2 उत्सर्जित होती है। अगला पॉइंट लीजिए, अन्य ईंधन की तुलना में कम पॉल्यूशन देता है। मैंने कहा कि पहली बात एथेनॉल क्यों, तो क्यों ये कम पर CO2 कम निकालता है। दूसरे, अन्य ईंधन के तुलना में कम पॉल्यूशन देगा। ठीक है, इसमें ऐसा करो कि 5 मिनट थोड़ा गैप था, कितने मिनट?